इसमें हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि हमने इस मुख गुहा के अंदर, ये मुख गुहा है और मुख गुहा के अंदर ऊपर हमने देखा था हार्ड पैलेट होता है, पीछे की ओर सॉफ्ट पैलेट होता है और नीचे वाली जो साइड होती है यहाँ पे मैंडिबल होता है और एक यहाँ पे हायोड मसल्स होती है और इसके अंदर दांत भी मिलेंगे और साथ में यहाँ पे क्या होगी, जीभ या टंग की संरचना होती है। तो इसमें हम जीभ के बारे में देखते हैं। तो ये जीभ या टंग की जो पोजीशन क्या है, तो जीभ कैसी संरचना होती है, तो जीभ एक लंबी व मांसपेशियों की बनी अर्थात मसल्स की बनी एक संरचना होती है। यानी कि जीभ जो होती है वो एक लंबी मसल की बनी संरचना होती है और यह पोजीशन यदि हम इसकी देखें तो मुख गुहा की फर्श पे स्थित होती है। तो इसकी पोजीशन कहां पे होती है, मुख गुहा की फर्श पे ये स्थित होती है। जीभ का जो पीछे वाला सिरा है, पीछे वाला जो सिरा होता है वो कैसे होगा, स्थिर होता है, स्थिर होता है और पीछे की ओर एक हायोड बोन होती है और हायोड बोन से ये संधी हुई होती है, हायोड बोन से संधी हुई होती है। ये पीछे का सिरा कैसा होगा, स्थिर होगा, आगे का सिरा कैसा होता है, इसका गतिमान होता है और आगे वाला जब सिरा इसका गतिमान होता है तब ये प्रीहेंशन का काम करती है। प्रीहेंशन का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। तो प्रीहेंशन का मतलब होगा भोजन को ग्रहण करना। और यदि इसमें आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से जानवर के अंदर जीभ जो होती है मुख्य प्रीहेंशन का अंग होता है, तो ये गाय के अंदर देखा जाता है। तो ये गाय के अंदर प्रीहेंशन का मुख्य अंग क्या है, इसके अंदर जीभ होती है। तो ये इसके अंदर हमारे को पता होना चाहिए। जीभ आगे से गतिमान होगी, पीछे का सिरा स्थिर होगा, हायोड बोन से संधा हुआ होता है, मुख गुहा की फर्श पे पाई जाएगी। ये एक लंबी मसल की बनी संरचना होती है। तो इसमें अब देखते हैं कि जैसे ये मुख गुहा के अंदर जीभ है, तो इस जीभ की नीचे वाली साइड के अंदर और मुख गुहा के बीच में यहाँ पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड पाया जाता है। तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन का जो फोल्ड इसके अंदर पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेनुलम लिंगुई के नाम से जानते हैं। फ्रेनुलम लिंगुई के नाम से जानते हैं। यानी कि जीभ की निचली सतह और मुख गुहा की जो फर्श के बीच में म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड मिलेगा, जिसे हम फ्रेनुलम लिंगुई कहते हैं। तो ये फ्रेनुलम लिंगुई पाई जाती है जीभ की निचली सतह पे। और यदि हम पिग के अंदर बात करते हैं, यानी कि सुअर के अंदर बात करते हैं, तो ये फ्रेनुलम लिंगुई की जो संख्या होती है इसमें 2 होती है। तो एक इसके अंदर ये है कि जीभ जो है, जीभ की स्वतंत्र सतह पर, ये वाली जो सतह स्वतंत्र सतह है, उस पर फिल्लीफॉर्म और कोनिकल प्रकार के पैपिला पाए जाते हैं। यानी कि जीभ की जो स्वतंत्र सतह होती है वहां पे कौन से पैपिला मिलते हैं, एक तो होते हैं फिल्लीफॉर्म और एक होते हैं कोनिकल शेप में पैपिला पाए जाते हैं। और फिल्लीफॉर्म पैपिला को छोड़कर बाकी सभी पैपिला पर क्या पाई जाती है, संवाद कलिकाएं पाई जाती है। संवाद कलिकाएं पाई जाएंगी, अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। अब ये टेस्ट जो बड्स होते हैं ये ही क्या करते हैं, स्वाद का अनुभव करवाते हैं। जैसे खट्टे का, मीठे का, कड़वे का अनुभव जो कौन करवाते हैं, ये टेस्ट बर्ड या स्वाद जो कलिकाएं हैं किस पे पाई जाएंगी, सिर्फ फिल्लीफॉर्म को छोड़कर, यानी कि जो कोनिकल प्रकार के पैपिला है उन पर क्या पाई जाएंगी, स्वाद कलिकाएं अर्थात टेस्ट बर्ड पाई जाएंगी, जो स्वाद का क्या करवाते हैं, अनुभव करवाते हैं। मेनली अब इसका फंक्शन हम इसमें देखते हैं कि जीभ का मेन काम क्या होता है। इसका यदि कार्य की बात करते हैं तो जीभ का मेन काम होता है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन में इसका रोल होता है, यानी भोजन को चबाना।
चबाने में इसमें रोल होगा, और एक हमने इसमें रोल होता है डीग्लूटिनेशन। अब डीग्लूटिनेशन क्या होता है? भोजन को निगलना। निगलने में भी किसका रोल होता है? जीभ का रोल होता है। यदि पूछा जाता है कि जीभ के मेन काम क्या होते हैं, एक तो भोजन को चबाना मैस्टिकेशन, और एक भोजन को निगलना जिसको बोलते हैं हम डीग्लूटिनेशन। लेकिन हमने ये भी देखा कि गाय के अंदर ये कैसा अंग होता है? जीभ प्रीहेंशन का। भोजन को पकड़ करना, भोजन को ग्रहण करने का काम कौन करती है? यहाँ पे जीभ करती है गाय के अंदर। बाकी जीभ जैसे भोजन का गोला बनाना या बोलस बनाना, उसके अंदर भी इसका रोल होता है। मैस्टिकेशन हमने देख लिया, इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल हो गया। डीग्लूटिनेशन भोजन को निगलने के अंदर इसका मुख्य रोल होता है। तो अब इसमें जीभ में देखते हैं कि जो मांसाहारी पशु होते हैं, यानी कि जो मांसाहारी पशु होते हैं, उनकी जो जीभ होती है वो कठोर होती है, हार्ड होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें लाइसा नामक रस्सी जैसी संरचना पाई जाती है। रस्सी जैसी संरचना होती है, लाइसा नामक रस्सी जैसी किसमें होती है? मांसाहारी पशुओं की जीभ के अंदर होती है। पिग में हमने देखा था फ्रेनुलम लिंगुई की जो संख्या होती है वो 2 होती है। यदि हम घोड़े के अंदर बात करते हैं तो घोड़े की जो जीभ होती है वो ज्यादा गतिमान नहीं होती, यानी कि ज्यादा गति जीभ के अंदर, घोड़े के अंदर नहीं होती। इसलिए घोड़े के अंदर जीभ जो होती है वो प्रीहेंशन का काम नहीं करती। तो पिछली क्लास में हमने ये टॉपिक में देखा भी था कि घोड़े के अंदर जो प्रीहेंशन का जो अंग होता है वो लिप्स या होठ होते हैं। इसलिए घोड़े के अंदर, क्योंकि घोड़े की जीभ ज्यादा गतिमान नहीं होती, इसलिए ये प्रीहेंशन का काम इसमें नहीं करती। तो प्रीहेंशन का जो काम है वो घोड़े के अंदर जीभ नहीं करती। तो इसको एक बार देखते हैं कि जीभ के अंदर हमने देखा लंबी मसल की बनी होती है, मुख गुहा की फर्श पे होती है, पीछे का सिरा इसका स्थिर होता है, हाइड बोन से संधा हुआ होता है, आगे से ये गतिमान होती है। गाय के अंदर इसमें मुख्य रूप से प्रीहेंशन का अंग माना गया है जीभ को। और जीभ की जो निचली सतह और मुख गुहा की फर्श के बीच में म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है जिसे हम फ्रेनुलम लिंगुई कहते हैं। और पिग में ये फ्रेनुलम लिंगुई की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फिर हमने देखे इसके कार्य क्या होते हैं। मैस्टिकेशन भोजन को चबाना, भोजन का गोला बनाना। डीग्लूटिनेशन भोजन का निगलने का काम कौन करती है? जीभ करती है। और मांसाहारी पशुओं की जीभ में लाइसा नामक रस्सी जैसी संरचना होती है, और घोड़े की जीभ ज्यादा गतिमान नहीं होती, इसलिए प्रीहेंशन का काम इसमें नहीं करती। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं जो मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं वो है दांत। तो ये पता होना चाहिए कि शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांत होता है। दांत को कठोर भाग माना गया है। तो दांतों की स्थिति क्या कैसे होती है? जैसे मान लो ये मुख हुआ है, तो इसका जो ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है, तो ऊपर वाला जबड़ा है और नीचे वाले जबड़े में यहाँ पे क्या होते हैं? एल्वियोलर सॉकेट होते हैं, जिनके अंदर ये दांत फिट होते हैं। यानी कि जबड़ों के जो एल्वियोलर सॉकेट होंगे, जबड़े के जो एल्वियोलर सॉकेट हैं, वहां पे जो दांत होते हैं वो फिट होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि दांतों का मेन काम क्या होता है। दांतों का मेन काम होता है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन होता है भोजन को चबाना, यानी कि दांत किस में काम करते हैं? भोजन को चबाने में काम करते हैं। कई पशुओं में ये प्रीहेंशन का काम भी करते हैं। भोजन को चबाना यानी कि प्रीहेंशन का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करने के अंदर भी काम में आते हैं। और एक दांतों का काम होता है सुरक्षा का, यानी कि सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। कोई भी एनिमल एक दूसरे को जो फाइट करता है तो उस कंडीशन के अंदर ये सुरक्षा भी देते हैं, प्रीहेंशन का काम भी कर देते हैं, मैस्टिकेशन भोजन को चबाने के अंदर भी काम करते हैं। तो उससे पहले हम दांत की थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखते हैं। दांत के सेंटर के अंदर इस तरीके से पैपिली पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं डेंटल पैपिली। तो ये कहलाती है डेंटल पैपिली। अब इस डेंटल पैपिली के चारों ओर एक परत पाई जाएगी, या डेंटल पैपिली जो होती है वो किससे घिरी होती है? डेंटिन से घिरी होती है। तो ये उसके ऊपर एक परत होती है जिसे हम क्या कह देते हैं? डेंटिन। तो दांत अब यदि इसमें देखा जाए तो ये कंडीशन देखा जाए तो ये चीज होगी, इसके अंदर मसूड़े जो अंदर की ओर है, इसके अंदर ये मसूड़े हो गए इसके। अब मसूड़ों के अंदर जो भाग
मसूड़ों से बाहर निकला होता है उसे हम क्या कह देते हैं, सीखर। और सीखर वाला जो भाग होता है इसके ऊपर एक परत पाई जाती है जो सबसे दांत को कठोर बनाती है, उस परत को बोलते हैं हम इनेमल। तो इनेमल की परत की वजह से दांत जो होता है शरीर का सबसे कठोर भाग माना गया है। तो ये सीखर हो गया। जो मसूड़ों के बीच की होगा उसे हम नेक वाला पार्ट बोल देते हैं। जो बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो वो जड़ या रूट के नाम से जानते हैं। तो दांत के हम इसमें देखेंगे 3 भाग होते हैं दांत के। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला भाग ऊपर बाहर निकला होगा सीखर कहलाएगा, दूसरा नीचे का पार्ट नेक होता है, और रूट या जड़ होगा जो सबसे नीचे का पार्ट होता है। तो सीखर वाला भाग हमने देखा, मसूड़ों के बाहर की ओर जो भाग है उसे हमने सीखर का कह दिया। और इसके ऊपर किसकी परत होती है, इनेमल की परत होती है जो दांत को सबसे कठोर बनाती है। उसके बाद मसूड़ों के अंदर जो दसा हुआ भाग जो होता है वो नेक कहलाता है। इसी प्रकार से बिल्कुल मसूड़ों के अंदर होगा जो, उसे हम क्या कह देंगे, जड़ कह देंगे। और इस जड़ वाला जो पार्ट होता है इस पर इसमें जो परत मिलेगी वो सीमेंट की परत। इस तरीके से यहां पे जो परत पाई जाती है तो ये परत किसकी होती है, सीमेंट की। तो जड़ वाले भाग के अंदर क्या पाई जाएगी, सीमेंट की परत पाई जाएगी। तो इसको एक बार वो समझते हैं हम। तो हमने ये कहा कि जो मसूड़े हैं एल्वियोलर सॉकेट के अंदर ये दांत फिट हैं। मसूड़ों से ऊपर जो बाहर निकला हुआ भाग है वो सीखर वाला भाग है, जिसे हम क्राउन के नाम से भी जानते हैं, CROWN, क्राउन। क्राउन के नाम से भी जानते हैं। और इसके ऊपर किसकी परत होती है, इनेमल की परत होती है, इसलिए इसको सबसे कठोर भाग बनाती है। और मसूड़ों के अंदर जैसे ही धसेगा, यानी कि सीखर से थोड़ा नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, नेक कहलाता है। और बिल्कुल जो अंदर धसा हुआ मसूड़ों के अंदर भाग होगा वो उसे हम रूट या जड़ कहते हैं। और इसके ऊपर किसकी परत होती है, सीमेंट की। और सेंटर में पाई जाती है डेंटल पेपिली, और ये किससे कवर होती है, डेंटिन से कवर होती है। तो ये थी दांत की स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा। सबसे पहले हमने ये देखा कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, दांत को सबसे कठोर भाग माना गया। ऊपर वाला जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा है, उनके एल्वियोलर सॉकेट के अंदर ये दांत फिट होते हैं। और दांतों का मेन काम क्या होता है, मैस्टिकेशन करना और भोजन को ग्रहण करना, प्रीहेंशन का काम और एक सुरक्षा का काम करते हैं। तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि वे दांत जिनका सीखर वाला जो भाग होता है, तो वे दांत जिनका सीखर जो होता है वो बड़ा होता है तो उसे हम बोलते हैं हिप्सोडोंट। वे दांत जिनका सीखर बड़ा होगा हिप्सोडोंट कहलाते हैं। वे दांत जिनका सीखर वाला भाग जो होता है छोटा होता है उसे हम ब्रेकियोडोंट कहते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकियोडोंट, जिनका सीखर छोटा होता है। जिन दांतों का सीखर बड़ा होता है उन्हें हिप्सोडोंट के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये दांत जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार इसके कौन कौन से हैं, एक तो होते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांत जिनको हम बोलते हैं टेम्परेरी, ये टेम्परेरी टीथ होते हैं, या इन्हें हम बोलते हैं डेसिडुअस। डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं इनको, या हम इनको मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं। तो दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अस्थायी दांत होते हैं, दूसरे होते हैं स्थायी दांत जिसको हम बोलते हैं परमानेंट। तो ये परमानेंट टीथ होते हैं। यानी कि अस्थायी दांत कौन से होते हैं कि जो छोटी उम्र के अंदर आते हैं, जिन्हें हम दूध वाले दांत कहते हैं, छोटी उम्र में आते हैं और कुछ समय के बाद वो दांत टूट जाते हैं। तो वो दांत कौन से होते हैं, अस्थायी, टेम्परेरी या डेसिडुअस या मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। तो स्थायी दांत वो दांत होते हैं कि जो टेम्परेरी जो टीथ हैं, जो अस्थायी दांत, जो मिल्क टीथ आए थे, दूध वाले दांत थे, उनके टूटने के बाद उनकी जगह पे जो दांत आ जाते हैं वो स्थायी या परमानेंट टीथ कहलाते हैं। तो अब इसमें दांतों को अलग प्रकार से भी बांटा गया है कि एक दांत होते हैं इसके अंदर इंसाइजर, एक होते हैं इसमें कैनाइन दांत। कैनाइन दांत को हम स्वान दांत के नाम से भी जानते हैं। तो एक होते हैं इंसाइजर, एक होते हैं कैनाइन और स्वान दांत, और एक इसमें होते हैं प्रीमोलर, और एक होते हैं इसके अंदर मोलर दांत।
दांतों के अंदर वैरायटी होती है, जैसे इंसाइजर दांत होते हैं, कैनाइन या स्वान दांत होते हैं, प्रीमोलर और मोलर दांत है, इनको हम कहते हैं कपोल दांत। तो ये कौन से दांत होते हैं? कपोल दांत भी बोलते हैं या इन्हें हम चिक टीथ के नाम से भी जानते हैं। तो ये होते हैं प्रीमोलर और मोलर। अब इसमें हम देखते हैं कि जो इंसाइजर दांत जो होते हैं इनको बोलते हैं कटिंग टीथ। तो ये होते हैं कटिंग टीथ होते हैं। तो कटिंग जो टीथ है ये इसका मेन काम होता है भोजन को काटना। भोजन को काटने के अंदर ये काम में आते हैं। उसके बाद आते हैं कैनाइन या स्वान दांत जो होते हैं, ये करते हैं भोजन को चीरना और फाड़ना। भोजन को चीरने फाड़ने के अंदर काम में आने वाले जो दांत उनको बोलते हैं कैनाइन या स्वान दांत। और प्रीमोलर और मोलर वाले जो दांत हैं जिन्हें हम कपोल दांत या चिक टीथ के नाम से जानते हैं, और इनका मेन काम होता है भोजन को चबाना, मैस्टिकेशन करना। भोजन के चबाने के अंदर ये काम में आते हैं। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। 4 वैरायटी के दांत होते हैं। इंसाइजर दांत जिनको हम कटिंग टीथ, भोजन को काटने में काम आते हैं। कैनाइन या स्वान दांत जो भोजन को चीरने फाड़ने में काम आते हैं। और कपोल दांत या चिक टीथ में प्रीमोलर और मोलर आते हैं जो भोजन को चबाने के अंदर काम में आते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो ये कैनाइन वाले दांत हैं, कैनाइन वाले जो दांत होते हैं ये रूमिनेंट जो पशु होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यानी कि रूमिनेंट पशुओं के अंदर ये वाले जो दांत होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि उपस्थित नहीं होते। और जब ये दोनों जबड़ों के अंदर, यानी कि कैनाइन दांत जो होते हैं रूमिनेंट पशु के दोनों जबड़ों के अंदर, ऊपर वाले में और नीचे वाले जबड़े में, दोनों में एब्सेंट होते हैं। और उस खाली जो जगह बचती है, कैनाइन दांत वहां पे नहीं होंगे और उस खाली जगह जो बचेगी उस खाली जगह को बोलते हैं हम डायस्टेमा। उस खाली जगह को डायस्टेमा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हमने ये भी देखा था कि रूमिनेंट पशुओं के ऊपर वाले जबड़ों के अंदर इंसाइजर जो दांत होते हैं वो नहीं पाए जाते। यानी कि रूमिनेंट पशुओं के अंदर जो इंसाइजर वाले जो दांत हैं ये भी ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसके अंदर नहीं होते, ऊपर वाले जबड़े में नहीं होते। और उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं? डेंटल पैड के नाम से जानते हैं। यानी कि इसको हम बोलते हैं डेंटल पैड। यानी कि ऊपर वाले जबड़े के अंदर रूमिनेंट पशुओं के अंदर इंसाइजर दांत भी नहीं होंगे, उस खाली जगह को डेंटल पैड कहते हैं। कैनाइन दांत है वो दोनों जबड़ों में नहीं होते, उस खाली जगह को क्या कहते हैं? डायस्टेमा कहते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दांतों का उगना, दांतों का उगना क्या कहलाता है? इरप्शन कहलाता है। दांतों के उगने को हम इरप्शन कहते हैं। और इससे हम किसी भी जानवर की उम्र का पता लगा सकते हैं। यानी कि उम्र को हम पता लगाना है तो उसके दांतों को देख के हम लगा सकते हैं। तो दांतों का उगना इरप्शन कहलाता है। इससे हम किसी भी पशु की उम्र का जो आइडिया है वो दांतों से देख के हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं, इससे पहले हमने पूरी मुख गुहा को देख लिया। यानी कि ओष्ठों से हम स्टार्ट हुए थे, लिप्स से स्टार्ट हुए थे यहाँ से, और इसकी जो ओपनिंग थी वो रीमा ओरिस थी। और ये पूरी की पूरी मुख गुहा हमने इसके अंदर देख लिया है। जितने भी इसके अंदर ऑर्गन हैं, जैसे दांत हैं, जीभ हैं, सॉफ्ट पैलेट हैं, हार्ड पैलेट हैं, और नीचे का जो मैंडिबल का एरिया है वो हमने सारा इसको कवर कर लिया। और उसके बाद एक संरचना आती है जिसे हम बोलते हैं ग्रसनी। तो इसके बारे में देखते हैं। ग्रसनी को हम जानते हैं फेरिंग्स के नाम से। तो ग्रसनी को क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। तो इसको समझते हैं। तो यह देखा जाता है कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, ये पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का कॉमन अंग होता है। यानी कि दोनों के अंदर ये कैसा अंग होता है? कॉमन अंग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन अंग किसे माना गया है? फेरिंग्स या ग्रसनी को। क्योंकि हम देखते हैं कि यदि मुख गुहा के बाद स्टार्ट होती है ग्रसनी, और उसी प्रकार से यदि श्वसन तंत्र की बात करते हैं तो ऊपर नासा गुहा चलती है, और नासा गुहा के बाद भी ओपनिंग किसकी आती है? ग्रसनी के अंदर। नासा गुहा भी ग्रसनी में खुलेगी, मुख गुहा भी ग्रसनी में खुलेगी। इसलिए फेरिंग्स या ग्रसनी को पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का एक कॉमन अंग माना गया है। ये बनी किसकी होती है? मसल और मेम्ब्रेन की बनी होती है। यानी कि मांसपेशियों की बनी होती है और झिल्ली की बनी होती है। मसल और मेम्ब्रेन की बनी एक संरचना होती है। ये आकृति की बात करते हैं तो कैसी आकृति होती है इसकी? कीप नुमा होती है।
आकृति कैसी होगी इसकी, इस तरीके से कीप नुमा इसकी आकृति होती है और इसमें 7 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। छिद्रों की यदि संख्या पूछी जाती है तो कितने होते हैं इसके अंदर, 7 छिद्र पाए जाते हैं। तो ये श्वसन तंत्र के अंदर भी आएगी फेरिंक्स, क्योंकि दोनों का कॉमन अंग है। तो 7 छिद्र होते हैं, कीप नुमा आकृति होती है, मसल मेम्ब्रेन की बनी संरचना होती है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का ये कौन सा अंग होता है, कॉमन अंग होता है। तो इसमें छिद्रों की यदि बात करते हैं तो इसमें छिद्र कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो मुख का छिद्र हम मानेंगे ग्रसनी के अंदर जो खुलता है, तो एक तो इसमें जो छिद्र हो गया माउथ का या मुख का जो छिद्र होता है वो एक होता है। एक इसके अंदर जो छिद्र मिलेगा वो इसोफेगस के अंदर आगे खुलती है, तो इसोफेगस का इसके अंदर भी एक छिद्र पाया जाता है। और उधर से नासागुआ आ रही है तो नासागुआ से आगे ग्रसनी किसमें, लैरिंग्स में खुलती है, लैरिंग्स के लिए इसमें एक छिद्र पाया जाता है, तो लैरिंग्स का इसके अंदर एक छिद्र पाया जाएगा। और उसके बाद इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं यूस्टेचियन ट्यूब के। यूस्टेचियन जो ट्यूब होती है उसके इसके अंदर कितने पाए जाएंगे, 2 छिद्र। और ऊपर से आ रही है इसके अंदर नासागुआ, तो नासागुआ के अंदर जो नोस्ट्रेल के 2 छेद होते हैं, तो इसमें नासा वाले जो छिद्र की जो संख्या होती है नासागुआ में खुलेंगे तो उनकी छिद्रों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो टोटल इसके अंदर कितने छिद्र पाए जाते हैं, 7 छिद्र पाए जाते हैं। आकृति कीप नुमा होती है, मसल मेम्ब्रेन की बनी होती है। तो अब इसमें एक कंडीशन होती है पिग यानी कि सुअर के अंदर एक कंडीशन मिलती है कि जो ये फेरिंक्स है, तो फेरिंक्स की जो डोर्सल वाल है होती है इसके अंदर वहां पे एक पाउच नुमा संरचना पाई जाती है। पिग के केस के अंदर फेरिंक्स के अंदर क्या होता है, इसकी जो डोर्सल वाल होती है वहां पे एक पाउच नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम डाइवर्टिकुलम फेरिंजियम के नाम से जानते हैं। यानी कि पिग के अंदर ग्रसनी की डोर्सल वाल पर एक पाउच नुमा संरचना मिलेगी जिसे हम डाइवर्टिकुलम फेरिंजियम के नाम से जानते हैं। और यही कंडीशन यदि हम फाउल के अंदर देखते हैं, पोल्ट्री के अंदर यदि इसकी कंडीशन यदि हम देखी जाए तो वही इसके अंदर जैसे इसकी जो संरचना कीप नुमा आकृति की है और इसकी जो डोर्सल वाल होती है वहां पे एक सिल्ट नुमा आकृति पाई जाती है। यानी कि सिल्ट इस तरीके की एक आकृति शेप पाई जाएगी, सिल्ट नुमा आकृति होगी। तो इसमें जो यूस्टेचियन ट्यूब होती है, यूस्टेचियन जो ट्यूब है इसके अंदर उसका इसमें एक ही छिद्र पाया जाता है। तो हमने देखा था कि छिद्रों की संख्या यूस्टेचियन ट्यूब के कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन फाउल के केस में ग्रसनी की डोर्सल वाल पर सिल्ट नुमा आकृति की संरचना होती है जिसमें यूस्टेचियन ट्यूब का केवल एक ही छिद्र पाया जाता है। तो ये था ग्रसनी के बारे में डिटेल। उससे बाद में हम ये भी देख लेते हैं कि इसके काम क्या होते हैं। तो ग्रसनी के अंदर आपने देखा था कॉमन अंग है, तो ये हवा के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए एक कॉमन मार्ग प्रदान करती है। यानी कि हवा भी इसमें से होकर जाएगी, भोजन भी इसी में से होकर जाएगा। तो भोजन के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए ये एक मार्ग प्रदान करती है। आगे हम इसमें देखते हैं कि ये ग्रसनी किसमें खुल जाती है, ग्रासनाल में। ग्रासनाल है जिसे हम क्या कहते हैं, इसोफेगस, इसोफेगस के नाम से जानते हैं। तो ग्रासनाल या इसोफेगस देखो क्या होती है, यह भी एक मसल और मेम्ब्रेन की बनी ही संरचना होती है। मांसपेशियों की बनती है, मेम्ब्रेन की बनती है, मसल व मेम्ब्रेन की बनी संरचना होती है ये। और कैसी संरचना होती है, ये नलिकाकार होती है, एक पाइप नुमा संरचना होती है, नलिकाकार संरचना होती है। बनी किसकी है, मसल और मेम्ब्रेन की बनी होती है। अब इसकी लंबाई की यदि बात करते हैं पशुओं के अंदर तो 90 सेंटीमीटर लगभग इसकी लंबाई होती है। और यदि इसका व्यास देखा जाता है तो व्यास इसका 5 सेंटीमीटर होता है। तो ये इसोफेगस वाली जो संरचना है वो ग्रसनी से अमाशय के बीच में होती है। यानी कि अमाशय और ग्रसनी के बीच में क्या पाई जाएगी, इसोफेगस यानी कि ग्रासनाल पाई जाएगी। तो ग्रसनी और अमाशय के बीच की संरचना होती है वो ग्रासनाल या इसोफेगस कहलाती है। और ये जो इसोफेगस होती है वो अमाशय के कार्डियक भाग के अंदर खुलती है। तो अमाशय का जो कार्डियक वाला भाग है उसके अंदर ये ग्रासनाल या इसोफेगस आके खुलेगी।
और यदि हम इसमें गर्दन वाले हिस्से के अंदर देखें तो ये ट्रेकिया की डोर्सल साइड के अंदर होती है। तो गर्दन वाले हिस्से के अंदर ये ट्रेकिया की डोर्सल साइड के अंदर मिलेगी। यदि हम इसमें घोड़े के अंदर बात करते हैं तो घोड़े के अंदर इसोफेगस की जो लंबाई होती है वो 50 से 60 इंच होती है। घोड़े के अंदर इसोफेगस की लंबाई 50 से 60 इंच होती है, क्योंकि घोड़े की इसोफेगस जो ज़्यादा लंबी होती है। और फाउल की यदि हम बात करते हैं तो फाउल के अंदर जो इसोफेगस होती है वो सबसे पहले तो इसके अंदर किसमें खुलती है, प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर खुलती है। प्रोवेंट्रिकुलस जो आगे वक्ष भाग के अंदर जाकर वक्ष वाला जो हिस्सा है उसमें प्रवेश करेगा, तो वक्ष वाले भाग के इसके अंदर किसमें खुल जाएगी, क्रोप के अंदर खुल जाएगी। तो ये फाउल के केस में होता है। फाउल के केस में इसोफेगस सबसे पहले किसमें खुलेगी, प्रोवेंट्रिकुलस में खुलेगी, फिर वक्ष वाले भाग के अंदर प्रवेश करके किसमें खुल जाती है, क्रोप में खुल जाती है। और घोड़े की इसोफेगस जो होती है ज्यादा लंबी होती है, 50 से 60 इंच लंबी होती है। वैसे हमने इसमें देखा कि मसल और मेम्ब्रेन की नलिकाकार संरचना होती है, लंबाई 90 सेंटीमीटर, व्यास 5 सेंटीमीटर होता है। और ये ग्रसनी और अमाशय के बीच में क्या होती है, इसोफेगस स्थित रहती है। अमाशय के कार्डियक भाग के अंदर ये खुलेगी और ट्रेकिया की डोर्सल साइड के अंदर होती है, गर्दन वाले हिस्से में। तो ये था इसोफेगस के बारे में। इसोफेगस का मेन काम क्या होता है, भोजन के लिए मार्ग प्रदान करना, यानी कि भोजन को लेके जाती है, भोजन के लिए मार्ग प्रदान करने का काम कौन करती है, इसोफेगस करती है। तो नेक्स्ट हम इसमें अब गुहाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। गुहा यानी कि कैविटी। अब मुख्य रूप से देखा जाता है तो 3 गुहाएं बनती है। तो आगे वाले भाग के अंदर यहां पे वक्ष गुहा बनती है। वक्ष गुहा के बाद सबसे बड़ी गुहा आती है जिसे हम उदर गुहा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद उदर गुहा के बाद एक गुहा आती है जिसे हम पैल्विक गुहा के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों गुहाओं को हम एक साथ लेकर चलते हैं। तो सबसे पहली गुहा इसके अंदर ये वक्ष गुहा हो गई, ये वाली उदर गुहा और ये वाली पैल्विक गुहा। तो 3 प्रकार की गुहाएं हैं। तो सबसे पहली वक्ष गुहा है जो श्वसन तंत्र के अंदर भी आएगी। तो श्वसन तंत्र के अंदर हम इसको देखेंगे वक्ष गुहा को। दूसरी गुहा अंडाकार आकृति की होती है। सबसे बड़ी गुहा जो होती है वो उदर गुहा या एब्डोमिनल गुहा कहते हैं। तो आकृति इसकी कैसी होती है, अंडाकार होती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि शरीर के अंदर सबसे बड़ी गुहा कौन सी है, तो बड़ी गुहा जो होती है या तो इसे हम एब्डोमिनल कैविटी के नाम से जानते हैं या हम इसे उदर गुहा के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों गुहाओं के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें वक्ष गुहा के अंदर स्टार्टिंग करते हैं। तो वक्ष गुहा के अंदर देखा जाता है कि जो इसकी डोर्सल साइड है या इसको हम बोल सकते हैं इसकी छत का जो निर्माण है वो कौन सी वर्टिब्रा करवाती है। तो वक्ष गुहा के अंदर ऊपर जो वर्टिब्रा जाती है वो थोरेसिक होती है। तो यहाँ पे कौन सी वर्टिब्रा आएगी, थोरेसिक। तो यहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है वो इसकी छत का निर्माण करवाएगी। उसी प्रकार से इसी वक्ष गुहा की जो वेंट्रल साइड होती है, नीचे वाली जो साइड होती है, तो ये वक्ष गुहा की फर्श का निर्माण करती है। तो इस वक्ष गुहा की फर्श का निर्माण कौन करता है, स्टर्नम। तो नीचे क्या आ जाएगा, स्टर्नम। यदि आपसे पूछा जाता है कि इस वक्ष गुहा की दीवारें कौन बनाता है, साइडें कौन बनाता है, तो वक्ष गुहा की जो दीवारें बनेगी वो किससे बनेगी, रिब्स यानी कि पसलियों से बनेगी। तो ये इसकी दीवारें बन जाएंगी इससे। ये इसके छत का निर्माण हो गया थोरेसिक से। और यदि फर्श का निर्माण पूछा जाता है तो किससे होता है, स्टर्नम से होता है। अब देखें इसमें कि ये वक्ष गुहा है और ये उदर गुहा है। तो उनके बीच की एक दीवार या पर्दे नुमा संरचना होगी जो दोनों गुहाओं को अलग करती है। तो इसे हम कहते हैं डायफ्राम। तो ये चीज हो जाती है इसमें डायफ्राम, यानी कि दोनों गुहाओं के बीच पार्टीशन का काम करने वाली जो दीवार है उसको हमने डायफ्राम कह दिया। तो इसी प्रकार से हम उदर गुहा पे आते हैं। तो उदर गुहा की जो डोर्सल साइड है अर्थात इसकी जो छत होती है उस छत का निर्माण कौन करता है। तो यहाँ पे जो वर्टिब्रा मिलती है वो मिलती है लंबर वर्टिब्रा। तो यहाँ पे कौन सी वर्टिब्रा होती है, लंबर वर्टिब्रा मिलेगी यहाँ पे। और साथ में क्या होती है, सब लंबर मसल्स मिलती है। साथ में क्या मिलेगी, सब लंबर मसल्स और लंबर वर्टिब्रा मिलकर क्या बनाती है, उदर गुहा की छत का निर्माण करती है। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाता है कि उदर गुहा की फर्श का निर्माण कौन करेगा, तो उदर गुहा की फर्श का निर्माण के अंदर
तो एक तो हमने देखा था स्टर्नम वाला हिस्सा है, तो स्टर्नम के अंदर भी तीन हिस्से हैं। सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा होता है जिफी स्टर्नम होता है, तो इसकी फर्स्ट में एक तो आ जाएगा जिफी स्टर्नम, तो एक तो आ जाएगा इसमें जिफी स्टर्नम आ जाएगा, और एक यहां पे आ जाएंगी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। रेक्टस एब्डोमिनल मांसपेशियां जो होती है वो नीचे वाली जो साइड में अंदर होगी, अर्थात उदर गुहा की फर्श का निर्माण कौन करता है? जिफी स्टर्नम और रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स करती है। उसके बाद हमने देखा कि उदर गुहा की जो दीवारें हैं, तो दीवारों के अंदर कुछ रिब्स तो यहाँ पे जो स्टर्नम से साथ जुड़ी होती है वो वक्ष गुहा की दीवारें बना दी थी। कुछ हम इसमें हमने ये भी देखा था ऑस्टियोलॉजी के अंदर, कुछ रिब जो होती है एक्सटर्नल होती है, अर्थात उदर गुहा वाले हिस्से में होती है। तो कुछ दीवारें तो किससे बन जाएंगी? रिब्स यानी कि पसलियों से बन जाएंगी। और साथ में क्या होता है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे होती है ऑब्लिक प्लस ट्रांसवर्स, ऑब्लिक प्लस ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स जो आती है वो क्या बनाती है? इसके अंदर वक्ष गुहा की दीवारों का निर्माण करते हैं। वक्ष गुहा उदर गुहा के आगे की ओर जो दीवार बनाएगा वो डायफ्राम होता है। इसके पीछे जो होता है वो यहाँ पे पेल्विक गुहा स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टार्टिंग यहां से होती है, इसे हम बोलते हैं पेल्विक इनलेट। तो ये क्या कहलाता है? पेल्विक इनलेट कहलाता है। यानी कि पेल्विक गुहा और उदर गुहा को बांटने वाली जो दीवार है, पार्टीशन की दीवार है, वो क्या कहलाएगी? पेल्विक इनलेट कहलाएगा। इसी प्रकार से पेल्विक गुहा को देख लेते हैं। पेल्विक गुहा की छत कौन बनाता है? यहाँ पे लंबर वर्टिब्रा आ गई थी, तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? सैक्रल, यानी कि सैक्रम वर्टिब्रा आ जाएगी यहाँ पे, प्लस में पहली से तीसरी कॉक्सिजियल वर्टिब्रा, पहली से तीसरी कॉक्सिजियल वर्टिब्रा मिलकर क्या बनाएगी? पेल्विक गुहा की छत का निर्माण कर देती है। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाता है कि पेल्विक गुहा की फर्श का निर्माण किससे होता है, हम जानते हैं कि पेल्विक गुहा के अंदर एक बड़ी हिप बोन होती है दोनों साइडों के अंदर, जिसमें बोन के तीन पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो इस्चियम और प्यूबिस वाली जो बोन होती है वो क्या बनाती है? इस पेल्विक गुहा की फर्श का निर्माण करती है। तो इसमें आ जाएगी एक बोन तो इस्चियम की आ जाएगी और एक बोन आ जाएगी यहाँ पे प्यूबिस की बोन। तो ये बनाएगी पेल्विक गुहा की फर्श का निर्माण। यदि आपसे पूछा जाता है कि इस पेल्विक गुहा की दीवारें कौन बनाएगी, साइडें कौन बनाएगी, तो साइडों के अंदर एक बोन आती है इलियम बोन, इलियम बोन बनाएगी। साथ में क्या होते हैं? सार्कोसियाटिक जो लिगामेंट जो होते हैं, सार्कोसियाटिक लिगामेंट जो होंगे वो क्या बनाएंगे? पेल्विक गुहा की दीवारों का निर्माण कर देते हैं। यानी कि पेल्विक गुहा के आगे वाले हिस्से के अंदर पेल्विक इनलेट मिलेगा और पेल्विक के बाहर की साइड के अंदर यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है? एनस वाला भाग, अर्थात गुद्दा वाला भाग जो होता है वो उसके पेल्विक इनलेट कहलाएगा। ये वाला भाग पेल्विक आउटलेट कहलाता है। तो इस भाग को हम क्या कह देते हैं? पेल्विक आउटलेट। इनलेट और आउटलेट के बीच की गुहा यहाँ पे पेल्विक गुहा होगी। इनलेट वाले भाग के अंदर दोनों का पार्टीशन हो गया, उदर गुहा और पेल्विक गुहा के अंदर, और बाहर की साइड में पेल्विक आउटलेट आता है जो किसमें खुल जाएगा? एनस या गुद्दा में खुल जाएगा। तो ये हमने थोड़ा डिटेल से इसको देखा कि वक्ष गुहा की फर्श कौन बना रहा है, दीवारें कौन बना रहा है, उसकी छत कौन बना रहा है, फर्श कौन बना रहा है। तो इस प्रकार से इसमें यदि आपसे पूछा जाता है कि इन तीनों में से सबसे बड़ी गुहा कौन सी है, तो उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी की गुहा जो होती है वो सबसे बड़ी गुहा होती है। तो अब इसमें एक चीज को हम और समझते हैं इसके अंदर कि उदर गुहा के अंदर जितने भी ऑर्गन यानी कि अंग पाए जाते हैं, तो इसमें एक सीरस झिल्ली से सारे ये अंग जो होते हैं वो कवर होते हैं। तो ये झिल्ली किस प्रकार की होती है? सीरस झिल्ली होती है। और इस सीरस झिल्ली को हम जानते हैं पेरिटोनियम। तो इसे किस नाम से जानते हैं? पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं। अर्थात पेरिटोनियम जितने भी अंदर उदर गुहा के अंदर विसरल ऑर्गन्स होते हैं, और ये पेरिटोनियम जो लेयर है वो कुछ पेल्विक गुहा के अंगों को भी क्या करती है? कवर करके रखती है।
तो अर्थात एब्डोमिनल गुहा के सारे विसरल अंगों को कवर करने वाली लेयर क्या कहलाती है? पेरिटोनियम कहलाती है, जो किस प्रकार की झिल्ली होती है? सीरस झिल्ली होती है। कि उदर गुहा के अंदर 5 प्रकार के छिद्र होते हैं, यानी कि इसमें यदि छिद्र की बात करें तो उदर गुहा के अंदर 5 छिद्र पाए जाते हैं। तो 3 छिद्र तो कहां पे पाए जाते हैं? इस डायफ्राम के अंदर। 3 छेद कहां पे होंगे? इस डायफ्राम के अंदर होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डायफ्राम के अंदर कितने छेद मिलते हैं? 3 होते हैं। किस किस के लिए होता है? एक छेद होता है इसके अंदर ईसोफेगस के लिए, यानी कि ग्रासनाल के लिए। एक छेद इसके अंदर मिलता है पोस्टीरियर वेना केवा के लिए, पोस्टीरियर वेना केवा के लिए एक छेद होता है, और एक छेद इसके अंदर मिलता है अरोटा के लिए। तो एक छेद किसके लिए मिलेगा? अरोटा के लिए, जो हार्ट से निकलता है। पोस्टीरियर वेना केवा जो हार्ट के अंदर अशुद्ध रक्त को लेके आती है, और एक छेद होता है इसोफेगस के लिए। और 2 छेद इसके अंदर कहां पे पाए जाते हैं? इंग्वाइनल कैनाल के छेद पाए जाते हैं। तो इंग्वाइनल जो कैनाल होती है, तो इंग्वाइनल कैनाल के इसमें कितने छेद मिलते हैं? उसमें 2 मिलेंगे। तो 3 यहाँ पे डायफ्राम में हो गए, इंग्वाइनल कैनाल में 2 होंगे। तो आपसे पूछा जाता है कि उदर गुहा के अंदर टोटल कितने छेद पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं? तो 5 होते हैं। 3 डायफ्राम में होते हैं, इसोफेगस के लिए होता है एक पोस्टीरियर वेना केवा के लिए होता है, एक अरोटा के लिए होता है, और इंग्वाइनल कैनाल के इसमें 2 छेद। इसके अंदर एक चीज और देखते हैं कि इसमें हमने देखा था पूरी झिल्ली जो कवर करने वाली लेयर है, सीरस झिल्ली, पेरिटोनियम जिसको हमने कहा। तो पेरिटोनियम के वो फोल्ड जो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अंग हैं, जैसे कि रूमन है, रेटिकुलम, ओमेजम, आयोमिजम है, लीवर है, किडनी है, सारे ऑर्गन है, स्प्लीन वगैरह। तो यानी कि पेरिटोनियम के वो फोल्ड जो आंतरिक अंगों तक फैले होते हैं। आंतरिक अंगों का मतलब जैसे रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, लीवर वगैरह सारे अंगों तक जो पेरिटोनियम के फोल्ड फैले हुए होंगे, उनको बांध के रखेंगे, तो वो फोल्ड क्या कहलाते हैं? ओमेंटम के नाम से जानते हैं। यानी कि पेरिटोनियम के वो फोल्ड, पेरिटोनियम के वे फोल्ड जो अमाशय से आंतरिक अंगों तक फैले होते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ओमेंटम के नाम से जानते हैं। यानी कि पेरिटोनियम के फोल्ड हैं, अमाशय से विभिन्न प्रकार के ऑर्गनों तक फैले हुए होंगे, तो उसे हम क्या कह देते हैं? ओमेंटम कह देते हैं। और एक इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन वाला पार्ट भी उदर गुहा के अंदर ही होता है। तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? देखो, पेरिटोनियम के जो फोल्ड होते हैं वो इस आंत के साथ, इंटेस्टाइन के साथ जुड़कर उसको उदर गुहा की जो पृष्ठ भित्ति है उसके साथ क्या है? इसको जोड़ के रखते हैं। तो पेरिटोनियम के वो फोल्ड जो आंतों को या इंटेस्टाइन को जोड़कर उदर गुहा की पृष्ठ भित्ति से साथ उसको जोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिजेंट्री कहते हैं। तो उसे किस नाम से जानते हैं? मिजेंट्री के नाम से जानते हैं। कि पेरिटोनियम के वो फोल्ड जो आंतों को उदर गुहा की पृष्ठ भित्ति से जोड़ते हैं, उसे हम मिजेंट्री कहते हैं। पेरिटोनियम के वो फोल्ड जो अमाशय से आंतरिक अंगों तक फैले होते हैं, उसे हम ओमेंटम के नाम से जानते हैं। तो ये पेरिटोनियम कैसी होती है? एक सीरस झिल्ली होती है जो पूरे एब्डोमिनल को और कुछ पैल्विक गुहा के अंगों को क्या करती है? कवर करके रखती है, जिसे हम पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं।